वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफिया फार्मा। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो आज का टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है ना, आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्रोंकस का छोटा हो जाना, नैरो हो जाना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाना। देखो मैंने पिक्चर के थ्रू दिखाया है, ये आपका नॉर्मल ब्रोंकाई है, ये आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंकाई है। कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंकाई वो ब्रोंकाई होता है जो छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। और जब आपका ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, जब आपका ब्रोंकाई छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो एयर का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। एयर के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, रुकावट आता है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो। और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं अस्थमा। अस्थमा दो टाइप का होता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा, इंट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा आपके एलर्जेंस की वजह से होता है। एलर्जेंस वो सब्सटेंस होता है जो आपके एलर्जी को ट्रिगर कर देता है। एलर्जेंस का एग्जांपल हो जाएगा डस्ट, फीवर, फूड, पॉलन। ये सब आपके एलर्जी को ट्रिगर कर सकता है, तो इसीलिए हम इसको एलर्जेंस कहते हैं। और इसी वजह से हम लोग एक्सट्रिंसिक अस्थमा को एलर्जिक अस्थमा भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके एलर्जेंस की वजह से होता है। एक्सट्रिंसिक अस्थमा आपका एपिसोडिक होता है, मतलब ये हर वक्त नहीं होता है, बल्कि कभी कभी एपिसोड की फॉर्म में इसका अटैक आता है। जब आपको ट्रिगर मिल जाता है, जब आपको एलर्जेंस मिल जाता है लाइक डस्ट, पॉलन, तब इसका अटैक आता है। इसीलिए हम इसको एपिसोडिक भी कहते हैं। सपोज करो कोई इंसान है जो अस्थमा से सफ़र कर रहा, अब वो कोई ऐसे इलाका में चल गया, कोई ऐसे एरिया में चल गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। जब उसने सांस लिया तो उसका डस्ट, उसका पॉल्यूशन उसके एयरवे के अंदर चल गया, उसके ब्रोंकस के अंदर चल गया, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, उसका ब्रोंकाई छोटा हो गया, नैरो हो गया। अब उसको अस्थमा का अटैक आ गया, मतलब वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा, उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, अस्थमा का अटैक हो गया। तो ये किस कंडीशन में हुआ? हमेशा तो नहीं हो रहा उसको। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि उस बंदे को अस्थमा का अटैक तब आया जब वो ऐसे इलाका में गया, ऐसे एरिया में गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था। ऐसे तो उसे अस्थमा का अटैक नहीं आया था जब वो अपने नॉर्मल इलाका में था, जहाँ पॉल्यूशन कम था, जहाँ डस्ट कम था। मतलब कि वहाँ उसका अस्थमा ट्रिगर हो गया, कोई ट्रिगरिंग फैक्टर था। अब वही ट्रिगरिंग फैक्टर आपका डस्ट था, पॉल्यूशन था। डस्ट और पॉल्यूशन एलर्जेंस था आपका, मतलब ये आपके एलर्जी को ट्रिगर कर गया। ये आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया, आपके ब्रोंकस को छोटा कर दिया, नैरो कर दिया। तो उस बंदे को अस्थमा का अटैक आ गया, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अस्थमा का अटैक इस बंदे को लगातार नहीं आ रहा, बल्कि एपिसोड के फॉर्म में आ रहा, कभी कभी आ रहा। जब वो कोई ऐसे एरिया में जा रहा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डस्ट है। ये पॉल्यूशन और डस्ट आपका एलर्जेंस है, बिकॉज ये आपके एलर्जी को ट्रिगर कर दे रहा। तब उस बंदे को अस्थमा का अटैक आ रहा, एपिसोड के फॉर्म में आ रहा, कभी कभी आ रहा, लगातार नहीं आ रहा। इसीलिए हम इसको एपिसोडिक अस्थमा कहेंगे। और एपिसोडिक अस्थमा ही आपका एक्सटेंसिक अस्थमा होता है। एक्सटेंसिक अस्थमा इम्यून सिस्टम के हाइपर रिस्पॉन्स की वजह से होता है। सपोज करो कोई इंसान है जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अब उसने सांस लिया और उसके सांस लेने से उसके बॉडी में पॉल्यूशन चल गया, उसके एयरवे में पॉल्यूशन चल गया, उसके ब्रोंकस में पॉल्यूशन चल गया, डस्ट चल गया। अब वो जैसे ही सांस लिया तो इम्यून सिस्टम क्या समझेगा ना, ये पॉल्यूशन, ये डस्ट बहुत हार्मफुल चीज़ है, कुछ बहुत खतरनाक चीज़ है। और इम्यून सिस्टम आपका ऐसा केमिकल रिलीज करेगा लाइक हिस्टामिन, जो आपके ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, आपके ब्रोंकस को छोटा कर देगा, आपके ब्रोंकस को नैरो कर देगा। और जैसे ही आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, आपका ब्रोंकस छोटा हो जाएगा, तो आपको अस्थमा का अटैक आ जाता है। तो कुछ इस तरह एक्सटेंसिक अस्थमा इम्यून सिस्टम के हाइपर रिस्पॉन्स की वजह से आता है। अब मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके समझाऊंगी। सोचो एक घर है जिसमें चोरी हो गई है। अब हर घर का सिक्योरिटी सिस्टम अलग होता है। एक नॉर्मल घर है, नॉर्मल घर को वो इंसान समझना जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल घर में एक शांत सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड को अपना इम्यून सिस्टम समझना। तो इस घर में तभी वो सिक्योरिटी गार्ड रिएक्ट करता है जब कोई चोर आता है, ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। यहीं पे एक और घर है जो ओवर प्रोटेक्टिव है। ओवर प्रोटेक्टिव घर को वो इंसान समझना जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है। इस ओवर प्रोटेक्टिव घर में एक सेंसिटिव अलार्म लगाया गया है एज अ सिक्योरिटी गार्ड। अब इस घर में जो हमने अलार्म फिट किया है एज अ सिक्योरिटी गार्ड, ये तब भी बजने लगता है जब कोई स्ट्रेंजर अंदर आता है।
अब ये स्ट्रेंजर चोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ये अलार्म ऐसे बजने लगता है कि ये स्ट्रेंजर चोर ही है। बिल्कुल इसी तरह वो इंसान जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई डस्ट को इन्हेल करता है, कोई पॉल्यूशन को इन्हेल करता है, तो उसके बॉडी के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, जो इम्यून सिस्टम बैठा है, वो ओवर रिएक्ट नहीं करता है। वो कोई भी ऐसा केमिकल को रिलीज़ नहीं करता है जिससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो और आपको अस्थमा का अटैक आए। बट दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान है जिसको अस्थमा की पहले से प्रॉब्लम है, अब वो कोई डस्ट को इन्हेल कर लेगा, कोई पॉल्यूशन को इन्हेल कर लेगा, तो उसका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा, ऐसे-ऐसे केमिकल को रिलीज़ करेगा लाइक हिस्टामिन, जो आपके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, आपके ब्रोंकस को छोटा करवा देगा, आपके ब्रोंको को नैरो करवा देगा और आपके अस्थमा का अटैक आ जाएगा। तो अब समझ आ गया होगा कि एक्सटर्नसिक अस्थमा वो अस्थमा होता है जो आपके इम्यून सिस्टम के हाइपर रिस्पॉन्स की वजह से आता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, जो इम्यून सिस्टम बैठा है, वो ओवर रिएक्ट करने लगता है, हाइपर रिस्पॉन्स देने लगता है। इस वजह से आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, आपका ब्रोंकस छोटा हो जाता है, आपका ब्रोंकस नैरो हो जाता है और आपको अस्थमा का अटैक आ जाता है। एक्सटर्नसिक अस्थमा आपके अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है, मतलब कम उम्र में ही हो जाता है ये। या आपके फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, मतलब अगर आपके बाप दादा को इंट्रिंसिक अस्थमा था तो ये चांसेस है कि आपको भी हो सकता है। इंट्रिंसिक अस्थमा वो अस्थमा होता है जो आपके इरिटेंट की वजह से होता है। इरिटेंट वो सब्सटेंस होता है जो आपके लंग्स के एयरवे को, जो आपके लंग्स के ब्रोंकस को, ब्रोंकाई को इरिटेट कर देता है, परेशान कर देता है, तंग कर देता है। इरिटेंट का एग्जाम्पल है स्मोक, सिगरेट का धुआं, परफ्यूम का स्मेल, पेंट का स्मेल, केमिकल का स्मेल, कोल्ड एयर, ठंडी हवा, स्ट्रेस, टेंशन। मतलब ओवरऑल ये बात हुई कि इंट्रिंसिक अस्थमा वो अस्थमा होता है जो आपके इरिटेंट की वजह से आता है। इरिटेंट वो सब्सटेंस होता है जो आपके लंग्स के एयरवे को, लंग्स के ब्रोंकाई को, ब्रोंकस को इरिटेट कर देता है, परेशान कर देता है, तंग कर देता है। इस वजह से आपको अस्थमा को अटैक आ जाता है और उस अस्थमा को हम लोग इंट्रिंसिक अस्थमा कहते हैं। इंट्रिंसिक अस्थमा आपके मिडिल एज में स्टार्ट होता है, मतलब 40 से 60 साल की उम्र में स्टार्ट होता है। इसका फैमिली हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपके बाप दादों को ये अस्थमा था कि नहीं था। ये क्रॉनिक होता है नेचर में, मतलब ये लंबे समय तक चलने वाला बीमारी है। अब आते हैं हम लोग ईटियोलॉजी ऑफ अस्थमा। ईटियोलॉजी मतलब होता है कॉज, रीजन, किस वजह से आपका अस्थमा होता है। फर्स्ट है इरिटेंट, वो सब्सटेंस जो आपके लंग्स के एयरवे को इरिटेट कर दे, परेशान कर दे, तंग कर दे, आपके ब्रोंकाई को इरिटेट कर दे, आपके ब्रोंकाई को परेशान कर दे, तो वहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, आपका ब्रोंकस छोटा हो जाएगा और आपको अस्थमा का अटैक आ जाएगा। सेकेंड है एलर्जेंस, वो सब्सटेंस जो आपके एलर्जी को ट्रिगर कर दे, लाइक पॉलन, डस्ट, etc। थर्ड है ड्रग लाइक एस्प्रिन, कुछ ऐसे ड्रग भी होते हैं जो आपके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं, मतलब आपके ब्रोंकोस को छोटा कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, तो आपको अस्थमा का अटैक आ जाता है। इसका एग्जाम्पल है एस्प्रिन। फोर्थ है स्ट्रेस, मतलब टेंशन लेने की वजह से भी आपको अस्थमा हो जाता है। फिफ्थ है कोल्ड एयर, मतलब ठंडी हवा को लेने की वजह से भी आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है। एक रीजन आपका चेस्ट इन्फेक्शन भी है, मतलब आपके सीने में इन्फेक्शन हो गया है तो भी आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है। जब किसी इंसान को अस्थमा होता है तो उसके बॉडी पे कुछ सिम्टम दिखते हैं। फर्स्ट है कफ, उसे खांसी आएगी। सेकेंड है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। थर्ड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसका मतलब भी यही हुआ कि इस इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। फोर्थ है वीजिंग, जब वो इंसान सांस लेगा तो उसके अंदर कोई सीटी सी आवाज आएगी। फिफ्थ है चेस्ट पेन, उसके चेस्ट में दर्द होगा। अब आते हैं हम पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा पे, मतलब आपके बॉडी में किस प्रोसेस से अस्थमा का डेवलपमेंट होता है। अस्थमा आपका यूजुअली तब ट्रिगर करता है जब आपके बॉडी में एलर्जेंस का एंट्री होता है। एलर्जेंस वो सब्सटेंस होता है जो आपके बॉडी में एलर्जी को ट्रिगर करता है। एलर्जेंस का एग्जांपल है डस्ट, पॉलन, फीवर वगैरह। जैसे ही आपके बॉडी में एलर्जेंस का एंट्री होता है, एक्सपोजर होता है, तो आपके बॉडी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो बैठा है, मतलब जो आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, वो पहचान जाता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हमारे बॉडी में दुश्मन का आक्रमण हो गया है, मतलब एलर्जेंस का आक्रमण हो गया है, एंट्री हो गया है। ये बात इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है। यहाँ पर दुश्मन का मतलब है एलर्जेंस, और एलर्जेंस से फाइट करने के लिए टी हेल्पर सेल बनता है और फिर टी हेल्पर सेल आपके प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट कर देता है। मतलब ऐसा समझो कि कोई बहुत बड़ा हवेली है जिसमें एक मेन सिक्योरिटी गार्ड बैठा है जो कि आपका इम्यून सिस्टम है,
और उसके अंदर छोटी गेट पे छोटा सिक्योरिटी गार्ड बैठा है जो कि आपका टी हेल्पर सेल है। जैसे आपके हवेली में दुश्मन का आक्रमण होता है, मतलब एलिजेंस का आक्रमण होता है, तो सबसे पहले मेन सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि दुश्मन का एलिजेंस का आक्रमण हो चुका है। और वो छोटी सिक्योरिटी गार्ड मतलब टी हेल्पर सेल को बताता है कि पूरे हवेली में प्लाज्मा सेल को बोल दो कि हथियार तैयार कर ले, जो कि आपका एंटीबॉडी है, बिकॉज दुश्मन का आक्रमण हो चुका है, मतलब एलिजेंस का आक्रमण हो चुका है। एंटीबॉडी मास सेल में लोड हो जाता है आपके दुश्मन पे आक्रमण करने के लिए, मतलब एलिजेंस पे आक्रमण करने के लिए। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो आपका एंटीबॉडी बना है वो IgE है। इस तरह जब नेक्स्ट टाइम आपके बॉडी में दुश्मन का आक्रमण होता है, मतलब एलिजेंस का आक्रमण होता है, तो एंटीबॉडी मास सेल पर ऑलरेडी लोडेड होता है फाइट करने के लिए। और इस वक्त आपका मास सेल दुश्मन को मारने के लिए हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन रिलीज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, फैला देता है, रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। और ल्यूकोट्रीन, हिस्टामिन हद से ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन कर देता है, जिसकी वजह से आपका स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। और फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो। तो बस यही था आपका अस्थमा का पैथोजेनेसिस। अगर समझ नहीं आया तो फिर से रिकैप करके देख लेना। देखो, मैं फिर से एक बार रिकैप कर देती हूँ कि पैथोजेनेसिस में होता क्या है। आपके बॉडी में दुश्मन मतलब एलिजेंस की जैसी ही एंट्री होती है, आपके बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड मतलब इम्यून सिस्टम को ये बात पता चल जाती है कि आपके बॉडी में दुश्मन मतलब एलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। इम्यून सिस्टम आपके टी हेल्पर सेल का प्रोडक्शन करने लगता है, जो कि आपके बॉडी का छोटा सिक्योरिटी गार्ड है। टी हेल्पर सेल आपके प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट कर देता है, और प्लाज्मा सेल का काम हथियार बनाने का है, मतलब एंटीबॉडी के प्रोटेक्शन का है। यहाँ पे एंटीबॉडी का नाम याद रखना, जो कि IgE है। फिर आपका हथियार मतलब एंटीबॉडी मास सेल पर लोड हो जाता है दुश्मन पे आक्रमण करने के लिए, मतलब एलिजेंस पे आक्रमण करने के लिए। फिर जब नेक्स्ट टाइम आपके बॉडी में एलिजेंस मतलब दुश्मन की एंट्री होती है, तो उस वक्त एंटीबॉडी मतलब आपके बॉडी का हथियार ऑलरेडी मास सेल पर लोड होता है हमला करने के लिए। तो जैसे ही एलिजेंस की एंट्री होती है, तो आपका मास सेल हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन को रिलीज करने लगता है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, फैला देता है, रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। और ल्यूकोट्रीन, हिस्टामिन हद से ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन कर देता है, जिसकी वजह से आपका स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है आपके एयर के फ्लो में। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट, आपके एयर के फ्लो में रुकावट आने लगती है, जिस वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अब आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, मतलब अस्थमा के केस में क्या क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना होता है। फर्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग, मतलब सिगरेट नहीं पीना होता है। सेकेंड है अवॉइड एलर्जेंस लाइक डस्ट, पॉलन, फीवर, ये सबको अवॉइड करना होता है। थर्ड है अवॉइड इरिटेंट, इरिटेंट का एग्जांपल हो जाएगा स्मोक, मतलब सिगरेट के धुआं को अवॉइड करना होता है। परफ्यूम के स्मेल को अवॉइड करना होता है, एयर पॉल्यूशन को अवॉइड करना होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिसको अस्थमा के केस में आपको अवॉइड करना होता है, लाइक एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर, एनसेड। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा पे, मतलब कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। फर्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसका एग्जांपल है प्रेडनाइसोलोन। सेकेंड है ब्रोंकोडाइलेटर, ये आपको ब्रोंकस को डायलेट कर देता है, रिलैक्स कर देता है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बीटा सिम्फैथोमिमेटिक, इसका एग्जांपल है साल्बुटामॉल। सेकेंड है मिथाइल जैंथीन, इसका एग्जांपल है थियोफाइलिन। थर्ड है एंटीकोलिनर्जिक, इसका एग्जांपल है इप्राट्रोपियम। बीटा सिम्पैथोमिमेटिक, मिथाइल जैंथीन, एंटीकोलिनर्जिक, ये तीनों ही आपके ब्रोंकोडाइलेटर थे। ब्रोंकोडाइलेटर के बाद एक और क्लास है, एक और कैटेगरी है, जिसका नाम है लिकोट्रीन एंटागोनिस्ट, इसका एग्जांपल है मॉन्टिलोकास्ट। इसके बाद आता है आपका मास सेल स्टेबलाइजर, इसका एग्जांपल है केटोटाइफेन। और लास्ट है आपका एलर्जी मेडिकेशन, जो आपके एलर्जी को ठीक करने के लिए दिया जाता है, इसका एग्जांपल है ओमेलिजुमाब, ये आपको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। ट्रिक फॉर मेमोराइजिंग अस्थमा मेडिकेशन। कार में पंकज बाबा मस्ती कर रहे थे, अचानक से अस्थमा का अटैक आया, फिर हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराना पड़ा। कार के सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पंकज के पी से प्रेडनिसोलोन, बाबा के बी से ब्रोंकोडाइलेटर,
बाबा के सेकंड बी से बीटा सिम्फैथोमिमेटिक, मस्ती के एम से मिथाइल जैंथीन, मस्ती के ए से एंटीकोलिनर्जिक, मस्ती के एस से सालबुटामॉल, मस्ती के टी से थियोफाइलिन, मस्ती के आई से इप्राट्रोपियम, अचानक के ए से एलर्जी मेडिकेशन। फिर देखो आगे में एक लाइन है कि हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराना पड़ा। मैं के एम से मास सेल स्टेबलाइजर, ले के एल से ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।